हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आज आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। आज हम हिंदी टीजीटी का जो पेपर 2021 का था उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 80 क्वेश्चन हो गए थे। आज 80 क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो स्कोर हमें ज़रूर कमेंट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको प्रश्न कोई अलग लगता है तो साथ ही अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें, ठीक है। और आज हम 80 क्वेश्चन से आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमें अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। बहुत बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे इसके, हिंदी नई चाल में ढली। अच्छा प्रश्न है, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे नोट जरूर करें, बहुत बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न। और प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी भारतेंदु ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था। बहुत फेमस ये लाइन है, इस लाइन को जरूर याद रखें। हिंदी नई चाल में ढली, कभी कभार पूछते हैं ये किसके द्वारा कहा गया है, कभी कभार पूछते हैं ये भारतेंदु की ये कब, इसका सन क्या था, और कभी कभार ये पूछते हैं कि ये किस रचना में शामिल थी। तो इसके बहुत सारे रूप हैं, आप बस इतना याद रखें। हिंदी नई चाल में ढली 1873 भारतेंदु, है ना। और इसका जो रचना है वो है कालचक्र। कालचक्र इनकी एक रचना है, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के जो उनकी विशेषताओं उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ प्रयास किए हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, ठीक है। और ये कालचक्र में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर इसका कालचक्र हो जाएगा, ठीक है। कालचक्र फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, काम का भाव और शारीरिक सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, ठीक है। या शारीरिक सौंदर्य कर लो या फिर शरीर का सौंदर्य, कोई बात नहीं है, उनके यहाँ उत्सव में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, ठीक। तो ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत सारी जो विद्यापति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कथन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सूक्ति दी हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इसको राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, ठीक है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है नेमचंद जैन की है, धर्मवीर भारती की, लाचन जोशी की, उपेंद्रनाथ अस्क की। तो आंसर हो जाएगा 4, उपेंद्रनाथ अस्क ने ही लिखा है ये अपनी आत्मकथा, ठीक है। उनकी आत्मकथा का नाम है चेहरे अनेक। देख लेते हैं इसकी व्याख्या, थोड़ा सा ठीक सा प्रश्न है। तो चेहरे अनेक, ठीक, उपेंद्रनाथ अस्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ 1877 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि इसमें संस्मरण और साहित्य से संबंधित लेखकों की जीवनी भी है, ठीक है। तो इसने इस रचना में जो इन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी खुद की तो आत्मकथा लिखी है, साथ ही इन्होंने जो इनके संग साथी जो लेखक थे, जो कवि थे, उनका भी इन्होंने कुछ चर्चा की है, उनकी यादों को लिखा है इसमें, और साहित्यिक संबंधी कुछ गुण या विशेषताएं लिखी हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रगतवाद आंदोलन के सैनिक के रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो आप लोग जानते हैं, जो लोग प्रगतिवादी कवि के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि सैनिक के रूप में किस लेखक ने काम किया है, किस कवि ने काम किया है। तो प्रेमचंद है, मुक्तबोध है, अज्ञे है, नागार्जुन है। हालांकि में ये कहा जाए कि प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं वो किसने की हैं, तो इसमें प्रेमचंद भी आ जाते हैं प्रगतिवादी में, मुक्तबोध भी आते हैं, अज्ञे भी थोड़े थोड़े से माने जाते हैं, लेकिन ये प्रयोगवाद के ज़्यादातर मूल रूप से इनका प्रयोगवादी रचनाएं इन्होंने की हैं। और साथ में नागेंद्र हैं, लेकिन सैनिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो मुक्तबोध को माना जाता है, ठीक है। मुक्तबोध ने बहुत सारी प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवादी आलोचनाएं, बहुत सारी इन्होंने अपने प्रयास किया है साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। बहुत सारे प्रश्न भारतेंदु से आए हैं इस पेपर में 2021 में। तो पहला है आषाढ़ महात्म और अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व हिंदी भाषा। तो आंसर हो जाएगा ए, आषाढ़ महात्म इनकी रचना नहीं है। बाकी ये सारी रचनाएं
इनकी हैं, भारतेंद्र जी की हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर डिटेल करवाने बैठेंगे तो 10 प्रश्न भी 1 घंटे में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करती हूँ, बस जो ज़्यादा ज़रूरी लगता है उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रज्ञनव सॉरी तो ये वाला प्रश्न हमें बताना है। प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवो उत्मेष शालिनी प्रभा प्रतिभा माथ। ठीक है, युक्ति किसकी है ये बताना है। तो ऑप्शन है, कुंतक है, मम्मट है, लोलट लोलट है और श्री भट्टतोत हैं। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा, भट्टतोत की ये रचना है। ठीक है नवो नव नमोस मेष शालिनी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष हमको बताना है। तो सब कोई जानत जहान सारे तुम्हें सारे जगत जहान, तो आप गैस करके हमें बताइए कि इसमें कौन सा काव्य दोष हो सकता है। हमारे हिंदी साहित्य में मूल रूप से 10 काव्य दोष माने गए हैं। इसके साथ ही अनेक अनेक और कवियों ने माने, किसी ने काव्य दोष को 20 माना है, किसी ने 3 माना है और किसी ने 10 माना है। और तो जब हमें काव्य दोष बताएंगे हिंदी साहित्य के, तो तब पूरा सारा डिटेल समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना जान लें कि ये काव्य दोष इस जो लाइन में कौन सा काव्य दोष है। ठीक है, तो आप गैस करके बताइए। ऑप्शन है, न्यून पदत्व है और पुनरोक्ति है, क्लिष्ट तत्व है या फिर अक्रमत्व है। तो आंसर हो जाएगा पुनरोक्ति। ठीक है, क्योंकि जगत और जहान एक ही शब्द का अर्थ, एक ही अर्थ देते हैं, 2 शब्द, तो इसीलिए किसी शब्द का बार बार पुनर प्रयोग होता है तो वहाँ पर पुनरोक्ति काव्य दोष माना जाता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर काव्य दोष पुनरोक्ति होगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव हमको बताना है। आंसर होगा हमारा रात्रि, पंख, कार्य और देव। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को पता होगा, आंसर है पंख। तद्भव शब्द, बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं, रात्रि, काव्य और देव। ठीक, इसके साथ आगे वाला प्रश्न, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है। ये एक प्रकार का रचना जो लाइन है उसमें व्यंग के रूप में बताया गया है कि जो उपन्यास है वो लोगों के दिमाग पे और उसके शरीर पर वैसा ही असर डालता है जैसे कि लोगों के दिमाग, और जब लोगों का शरीर मोटा हो जाता है, उसका शरीर पे मोटापा बढ़ जाता है, तो उस पर उसके शरीर पर जो असर डालता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बच्चन सिंह, ऑप्शन 4। ठीक है, सारा ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कितना भी जल्दी करूँ फिर भी। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास है। तो आप लोग गैस करके हमें बताइए कौन सा समास है, बहुब्रीहि और द्वंद्व, द्विगु और या फिर तत्पुरुष। तो आंसर 4 हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऊट और पटांग। इसमें जो ऊट पटांग शब्द है उसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद गौड़ होता है और लास्ट वाला जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तद्धित शब्द प्रत्यय हमें बताना है। ठीक है, तो शिक्षक है, पूर्व शेष है और मायावी है, सजावट है। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, सजावट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, तो आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। ठीक तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, प्रेम सागर, लाल चंद्र का रानी केतकी की कहानी और नासकेतोपाख्यान। तो आंसर हो जाएगा 3, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, लाल चंद्र का लल्लू लाल की है और लाल चंद्र का, एक सेकेंड, लाल चंद्र का प्रेम सागर और लाल चंद्र का दोनों लल्लू लाल की रचनाएं हैं। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। ठीक है, और नासकेतोपाख्यान सदन मिश्र की है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखित रचना है। और ईसा अल्लाह खां ने पोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध नहीं था, बाकी इन तीनों का संबंध था। प्रेम सागर, लल्लू लाल, सदन मिश्र और सदा सुखलाल, ये तीनों ही पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, लीक पर चले
जिनके चरण कम सॉरी हाँ लीक पर चले, एक सेकेंड, लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, ठीक है, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे। पंक्तियां सृजित करती हैं, मतलब बताना है कि किसकी हैं ये विशेष पंक्तियां, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे भारत भूषण अग्रवाल और सर्वेश दयाल सक्सेना और चंद्रकांत देवताले और भवानी प्रसाद। तो आंसर हमारा हो जाएगा दो सही। ये विशेष महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं हमारे मोटिवेटेड टाइप की, तो आप भी इन पंक्तियों को याद रखें, ठीक है। तो ये पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा 4 सही, ठीक है। गुरु प्लस अवे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, तो इस प्रश्न को है ना आप डाउट में डाल दें, ठीक है। इसे क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इसमें गुरु प्लस ए कैसे हो सकता है, ठीक है, और गुण संधि, तो थोड़ा सा मैं इसे क्लियर बाद में करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा ऊषा है, तारा घट ऊषा नागरी, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, किसकी हैं ये हमें बताना है, ठीक। और इसमें अलंकार कौन सा अलंकार है तो वो भी हमें बताना है। तो ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष यमक अलंकार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, और ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, ठीक। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी हुई पंक्तियां हैं, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार एग्जाम में आती हैं ये पंक्तियां, तो याद रखें आप, ठीक। इसके साथ दूसरा है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, ठीक। कविता की नई तारीख ज्ञान रंजन की है, काशीनाथ की है, श्रीकांत की या उदय सिंह की है। तो ऑप्शन आप लोग गैस करके हमें बताइए, कविता की नई तारीख। तो आंसर है इसका दो, काशीनाथ के द्वारा ये महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है कि कविता की नई तारीख कहानी काशीनाथ की है, लोग विस्तारों पर, ठीक है। और सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कहानी, उपखान, खरोंच आदि उनके अन्य काव्य कहानी संग्रह हैं, ठीक है। तो ये काशीनाथ के कहानी संग्रह हैं, और इनकी जो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कविता की नई तारीख। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन है चंद्रकिशोर जायसवाल और रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता और सजीव, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए सही, चंद्रकिशोर जायसवाल के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं इसका मतलब इनकी हम व्याख्या इसलिए बता देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये ऐसे मतलब कवि हैं जो हर जगह हर किताब में इनका इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि ये नए नए हैं। तो जो हमें पहले की किताबें जो लिखी हुई हैं उनमें ये नहीं लिखे गए हैं, तो इसलिए ये मैं ज़रूर इनकी व्याख्या बताती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन है व्याख्या देख लेते हैं, मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। ये नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मर गया दीनानाथ, ठीक है। हिंगवा घाट में पानी, ठीक है। दूसरा है जंग, दुखिया दास कबीर और नकवेशर कागा ले भागा और तर्पण, आघात, पुष्प, जमीन आदि उनके अन्य कहानी संग्रह हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अगर आप करेंगे तो आपको सारा चीज़ याद भी हो जाएगी। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, विखंडवाद का जनक माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा दो सही, तीरदा विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास है, तो ऑप्शन है द्वंद्व समास, दुग्ध समास, कर्मधारा और तत्पुरुष समास। तो आंसर हो जाएगा 4 सही। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में याद रखें आप लोग, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जहाँ जिन शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों मूल रूप से बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि दोनों जो द्वंद्व समास में होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट विलोम शब्द होते हैं। द्वंद्व समास में संख्यावाचक प्रथम पद होता है कर्मधारय में, और विशेषण की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समास आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस पर स्टार जरूर लगाएं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये प्रश्न,
और बहुत ज़्यादा लोगों से गलती होती है इसमें, और हर जगह ये प्रश्न मिलता भी नहीं है, और तो इसीलिए आप इस पे स्टार ज़रूर लगाएं अपने नोट्स में। ठीक है, हेमचंद हैं, जोयंद हैं, धनपाल हैं, सोमनाथ हैं, तो आंसर हो जाएगा जोयंद। जोयंद के द्वारा सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में दोहे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपभ्रंश भाषा में दोहों का प्रयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब इतना कहा जाए कि जो अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखे गए हैं मूल रूप से दोहा साहित्य में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? नहीं हमको बताना है, आप लोग नहीं को ज़रूर याद रखें, वरना आधा प्रश्न छूट जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं को लास्ट तक जरूर देखें प्रश्न को। इसके साथ ही ऑप्शन है रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी लाल का है, और एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, गोपा का दान विनोद रस्तोई का है। तो आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड सही। ठीक है, नहीं पूछा है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है ये, वो सॉरी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये लाल का है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है ये नाटक, तो इसको याद रखें। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। अंधा कुआं बहुत फेमस है, माधा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक तोता मैना, और रात रानी दर्पण, और सूर्यमुख कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, कर्फ्यू बहुत बार आता है एग्जाम में, मिस्टर अभिमन्यु बहुत बार आता है, और दूसरा दरवाजा, अल्लाह दीवान। ठीक है, अल्लाह दीवाना। और इसके साथ ही नेक्स्ट सॉरी सर इसमें बैटरी फ़ोन की लो हो गई थी, तो इसी के चक्कर में ये थोड़ा सा पीछे चला गया था पेज, इसलिए थोड़े से लेट हो गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही दूसरा है कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अल्लाह दीवाना, यक्ष प्रश्न। ठीक है, और व्यक्तिगत, सगुन पंखी बहुत बार आता है, सब रंग, मोहभंग, राम की लड़ाई, पंचपनवेश्वर, लंका कांड, गंगा माटी, नरसिंह गाथा, और चंद्रमा आदि इनके प्रमुख नाटक हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाल के। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है, ठीक है, या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त, कारक चिन्ह, ठीक है यहाँ चिन्ह नहीं लिखा है, कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है हमारे संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और करण कारक। तो जहाँ पर आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ किसी दूसरे से अलग होने के योग में पंचमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपादान कारक का। ठीक है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति अलग होने के योग में प्रयोग की जाती है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा है, इसमें वही है जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, व्याख्या कोई खास नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा के योगियों का नहीं बल्कि योगी का है, योगिनियों योगिनी का नहीं है। ठीक है, और योगी का है। तो बाकी सब सिद्ध परंपरा में बहुत सारी योगी लोग भी थे, सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक, सिद्धों की टोटल संख्या 84 मानी गई है, जिसमें कुछ योगी थे, कुछ योगिनी थी, यानी कि महिला थी। ठीक है, तो इसमें जो महिला नहीं थी वो है पुतलिया, पुतलीपा। ठीक है, पुतलीपा ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं। बाकी सारी ये तीनों महिलाएं हैं, आप इनका नाम याद रख लें। ठीक है, मणिभद्रपा, कनक लपा, और दूसरा है लक्ष्मी करा। ठीक, ये तीनों ही महिला सिद्ध साहित्य की जो योगिनी थी उनके नाम हैं। ठीक, और नाथों की संख्या 9 मानी गई है, नाथों की संख्या 9 है, और सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, इसके साथ विनय सोफिया, ठीक है, किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया, दो हमें बताने हैं, विनय सोफिया। तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प, ये सारे ही प्रेमचंद के उपन्यास हैं, प्रेमचंद के सारे उपन्यास हैं, और आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। 2 रंगभूमि में सोफिया, विनय और सूरदास, सूरदास। ठीक है, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। सूरदास बहुत बार एग्जाम में आता है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आप लोग इसको याद रखें, विनय, सोफिया और सूरदास तीनों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो जवाब, गुलाब, हिसाब और शराब, तो आंसर हो जाएगा 4 शराब पी। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको किसको है, यानी कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने माना है? तो ऑप्शन है हमारे सदन मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, ईसा अल्लाह खां हैं और सदा सुखलाल निजात हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2, लल्लू लाल के द्वारा ही माना गया है उर्दू को यामिनी भाषा। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा,
ठीक है। दूसरा प्रश्न है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस तरंग। ठीक है। और ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो छायावादी कवियों से हमने जो पढ़ा है उनके बारे में उनसे पता चलता है कि ये किसकी हो सकती हैं, गैस करके हमें बताएं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 4। निराला के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्ति नव निरस तरंग। ठीक है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं। इसके बाद दूसरा है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ठीक है। लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त, जैसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोला जाता है, उन्हीं में से एक है कि लौट कर आया हुआ के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो आगत नहीं है। ठीक है। विगत नहीं है, तथागत नहीं है, प्रत्यागत है। ठीक है। लौट कर, आगत का आया हुआ, विगत गया हुआ, तथागत, और प्रत्यागत मतलब लौट कर आया दोबारा से। ठीक है। इसलिए प्रत्यागत। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है। ऑप्शन है अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी और उदय प्रकाश। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजेश जोशी। राजेश जोशी के द्वारा लिखा हुआ ये काव्य कृति है एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नैफत की हंसी, दो पंक्तियों के बीच, उनके अन्य कहानी काव्य संग्रह हैं। ये काव्य संग्रह हैं इनके। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द हमें प्रयोग करना है समस्त पृथ्वी से। ठीक है। तो सार्वकालिक होगा, सार्वदेशिक होगा, सार्वभौमिक होगा या जनीन होगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, सार्वभौमिक। ठीक है। सार्वभौमिक शब्द हम संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहेंगे। इसके साथ नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है तुलसी गंग दुए भये सुखविन के सरदार। ठीक है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो तुलसी के विषय में कहा गया है। और आपको अंदाजा होगा कि अगर तुलसी के विषय में किसी ने कहा है तो कौन है वो? भिखारी दास हैं या फिर ब्रजनाथ हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर राम कुमार वर्मा है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भिखारी दास के द्वारा ये युक्ति कही गई है तुलसी गंग दुए भये सुखविन के सरदार। तो आज इतना ही। नेक्स्ट बचा हुआ प्रश्न हम कल के वीडियो में इंक्लूड करेंगे और उसमें सिर्फ 15 प्रश्न हैं, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा कवर। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू। और हमें सबसे रिक्वेस्ट है कि हम को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न अटैम्प्ट हुए हैं। तो स्कोर ज़रूर हमें एक बार सेंड करें। ओके, थैंक यू।